जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, 8वें पे कमीशन की बहुत ही सुखद खबर आ रही है कि वो अभी ग्राउंड में उतरने जा रहा है। उनकी सबसे पहली मीटिंग 24 अप्रैल को देहरादून में है। उम्मीद है जो देहरादून के संगठन हैं वहाँ के वो मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे और किसको कितना टाइम मिलता है वो सब तो मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। ये 24 तारीख को, इसी 24 अप्रैल को है जो ये पहल की जा रही है। इससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं, जो भी ये वीडियो देखे, जो संगठन के जो भी संगठन मिलना चाहता है वो 10 तारीख से पहले पे कमीशन को ऑनलाइन आवेदन दे दें मिलने के लिए। आपका वो आवेदन नहीं जो आपने आपका जो मांगे भेजनी है वो तो 30 अप्रैल तक भेजनी है आपने, उसके लिए मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन पहले अगर आपने मिलना है तो 10 अप्रैल से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन कर दे अपने संगठन के नाम से कि आप मिलना चाहते हैं, आपको टाइम दिया जाए। बाद में इसकी स्क्रूटनिटी होगी और उसमें से आपको चयन करके जिनसे मिलना होगा उनको ऑनलाइन ही सूचित कर दिया जाएगा आपके उसी मेल एड्रेस पे जिस मेल से आपने अपना आवेदन किया है कि आप है जो मिलने के लिए फलानी तारीख को फलानी जगह पे आप तैयार रहना, पे कमीशन वहाँ पे आपको मिलेगा। ये विशेष तौर से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। 10 तारीख के बाद में दिया गया कोई भी आवेदन मिलने का स्वीकार नहीं किया जाएगा, न उनसे मिला जाएगा। अतः इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम आप अपना आवेदन तो डाल दो। पता नहीं किसी का नसीब खुल जाए, हमारा कोई संगठन जो बड़ा संगठन है वही इस दायरे में आ जाए। मैं एफईए के अध्यक्ष से भी इसी वीडियो के मार्फत से ही पहल करूंगा कि आप लोग भी अपना डालें। बाकी जो बड़े संगठन हैं, आईबीओ वगैरह, सारे डालें। हो सकता है किसी न किसी का नंबर आ जाए, सारे रजिस्टर्ड हो। तो ये पहल हमने करनी पड़ेगी क्योंकि धीरे धीरे हमारा ओआरओपी का मैटर तो बिल्कुल दफन होता ही जा रहा है। वो सारी मांगे, वो सब कुछ ही सब खत्म होता जा रहा है। इसके साथ ही पे कमीशन के बारे में श्री गोपाल मिश्रा जी से पता चला कि जो अभी 30 तारीख तक हमने आवेदन देने हैं कि जो मांगे देनी है, जो भी हमने अपना आवेदन प्रस्तुत करना है 30 तक मांगों वाला, उसके अंदर बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पे कमीशन ने खुद अपना एक फॉर्मेट दिया है कि उस फॉर्मेट के अंदर आप सबमिट करें, पहली बात। और फॉर्मेट के अंदर भी उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर उसमें आपने देना है। और वो सब्जेक्ट के ऊपर भी हर एक का अपना वर्ड दे दिया कि इस सब्जेक्ट को आपको 500 वर्ड में कहना है, इसको 300 में कहना है, इसको 400 में कहना है, इसको 700 में कहना है। यानी कि उस वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बोला 500 वर्ड में लिखना है तो 500 वर्ड में ही खत्म करना है। आपने उसी सब्जेक्ट को 700 में बोल दिया तो रिजेक्ट। तो ये पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं जो आपका भविष्य तय करेंगे। पहले वो प्रश्नोत्तरी आई थी, उसके बाद में अभी आपके आवेदन का फॉर्मेट आया है जिसको 30 तक देना है। और इसमें विशेष तौर से श्री गोपाल मिश्रा जी ने एक आवेदन भी दिया है कि आप है जो इनके 500 से कम 1000 वर्ड की लिमिट है जो बढ़ाओ, ताकि कुछ कारणों के साथ में, कुछ उदाहरणों के साथ में आपको उस समझाइश के साथ में वो आवेदन प्रस्तुत किया जाए। जिसका मुलाकात नहीं भी हो तो कम से कम उसका आवेदन एक विस्तृत रूप से आपके पास में पहुंचे। दूसरा, डर लगता है भैया, मोदी है तो मुमकिन है और वाह मोदी जी वाह, ये नारा अभी बुलंदियों पर है। 5 इलेक्शन के चुनाव भी चल रहे हैं और साथ में खाड़ी युद्ध चल रहा है। संसद में मोदी जी ने लॉकडाउन का जो उदाहरण दे के पब्लिक को जो भयभीत कर रखा है, तो उसी भय के दौरान मुझे ये भय लगता है कि हमेशा ही आज तक आपने देखा होगा कोई भी सरकार रही हो, मार्च 31 से पहले पहले जो 6 महीने का हमारा डीए होता था, जैसे जनवरी वाला है तो जनवरी, फरवरी और मार्च 31 से तीसरे महीने में तो घोषित हो ही जाता था। रियर केस में भी कभी रुका नहीं है, लेकिन इस बार रुका हुआ है
तो वही संसद के भाषण का डर लगता है। और डर तो लगेगा मोदी जी आपसे, नहीं लगेगा तो सुखद जिंदगी नहीं होगी। तो आपसे डरना ही अच्छा है। जब सब डर रहे हैं, जो किसी का वीडियो बंद हो रहा है, किसी को कुछ बंद हो रहा है, किसी का कुछ बंद हो रहा है, और हमारा भी हुआ था, हुआ है, फिर आगे हो जाएगा, कोई पता नहीं है। आप तो सिंगल एक छोटे से एक लाइन को नहीं छोड़ते हो, तो हमें कहाँ बख्शोगे। अब आपका महंगाई भत्ता, पहली बात तो सरकार मानती है कि महंगाई है ही नहीं, बढ़ ही नहीं रही है, आंकड़े ही नहीं आ रहे। इस बार फरवरी में बिल्कुल नील है, यानी माइनस में है महंगाई, यानी सस्ता हो गया है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और साथ में कुछ चीज़ें पीछे मैंने वीडियो में डाली हुई है, जैसे कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके इंजीनियरों ने एक रिट याचिका डाली थी, और सरकार की जो रिट थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि किसी भी सेंट्रल एम्प्लॉय को कोई भी बहाना बना के सरकार उसके हक और हकों को टाल नहीं सकती। पे कमीशन के लिए भी ये लागू है अभी तो, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, वो दिया है। साथ में जो नए हमारे सैनिक हैं, नए हमारे बंदे हैं जो ऑन सर्विस है, चाहे अधिकारी है, चाहे किसी पोस्ट पे है, उनको साल में जो गवर्नमेंट ऑनलाइन कोर्स प्रोड्यूस करेगी उस कोर्सों को करना है, और वो आपके ACR में और आपके सालाना अप्रेजल रिपोर्ट के अंदर लिखा जाएगा। तो आप देख लें कि ये विभागीय कार्रवाई है। और ये खुद अपना DOPT हमारे जो मंत्री है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने खुद ने ये बयान राज्यसभा में दिया है। ये खबर बाहर ज़्यादा कम आई है, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो हमें मिली है, जो प्राप्त हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, जो सजग रहेगा वही अपनी भैंस को दूध पाएगा, अन्यथा भैंस की पाड़ी दूध पी जाएगी। अब वो माँ नहीं है जो थथकार के दूध पिलाती थी। दूध पीना है तो सजग रहना पड़ेगा। इस पे कमीशन में अभी लोग बोल रहे हैं कि ये छठे पे कमीशन की तरह होगा, तो क्या 7वें पे कमीशन में यही सरकार थी ना। आपको 14%, 2.57 फिटमेंट फैक्टर होने के बाद में आपकी बढ़ोतरी क्या थी, 14%। बाकी अभी जिस कंडीशन में देश है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आप चौथी इकोनॉमी है इस वर्ल्ड की, लेकिन अंदर के हालात कितने खोखले हैं कि आप कभी समझदार आदमी हो, कभी जाया करो कि हमारा देश भूखमरी में इंडेक्स में कहाँ खड़ा है, खुशियों में कहाँ खड़ा हुआ है, ये हमारे जो मीडिया वगैरह है ये कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी सशस्त्र बल कहाँ खड़े हुए हैं। ये सारी रेटिंग इंटरनेशनल एजेंसी ने दे रखी है। वहाँ आपको पता चलेगा कि मेरा देश और मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बोलते हैं कि विकसित राष्ट्र बनेंगे, विकसित राष्ट्रों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2400 है। $2400 कितने होते हैं? सॉरी माफ करना, $24,000 है। और हम लोग $2000 के ऊपर अटके हुए हैं, $2000 पे अटके हुए हैं सालाना प्रति व्यक्ति आय। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ कोई इनकम नहीं है ना, हमारे पास में ऐसी कोई, बोलते हैं कि हम इंडिया का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो आज बंद कर दिया जाए तो उसका संसार पे कोई असर पड़ेगा। कृपया कमेंट में ज़रूर बताना कि हिंदुस्तान का ये प्रोडक्ट आज बंद कर दिया जाए तो संसार के ऊपर अभी इस तरह से फर्क पड़ेगा कि संसार पूरा त्राहिमाम करेगा। अरे कम से कम एक जलडमरू मार्ग था ईरान के पास में, बंद किया, पूरा विश्व हिल गया, पूरा विश्व हिल गया। हमारा
नंगा क्या नहाएगा, क्या खाएगा, क्या धोएगा, जिंदाबाद है। मैंने बोला ना, कैमरे के द्वारा बनाई गई फिल्म और छवि, उसको दी एंड देखना पड़ता है, जैसे कि अभी इस वीडियो का दी एंड हो रहा है, पीछे आप क्लिप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहा मंत्री ने? कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे हर साल एकीकृत सरकारी ऑनलाइन ऑल जीओटी आईजीओटी पोर्टल पर अपनी भूमिका स्तर के हिसाब से तय योग्यता आधारित कोर्स और अपने मंत्रालय विभागों संगठनों एमडीओस या केडर नियंत्रण प्राधिकरणों सीसीएस द्वारा तय किए व्यापक मूल्यांकन करें। यह जानकारी उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में भी दर्ज की जाएगी। मतलब ये हुआ कि यह कोर्स केंद्रीय कर्मचारियों के अप्रेजल रिपोर्ट से जुड़ा रहेगा। अप्रेजल के निर्धारण में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। ये एक नया कानून और लागू किया गया है जो कि ऑन सर्विस वालों के लिए है। लेटेस्ट न्यूज है, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिका या स्तर से जुड़े योग्यता आधारित कोर्स पूरे करें, जो उनकी सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में भी दिखेगा। हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी, यानी कि एक नया पंगा और है जो कि ऑनलाइन कोर्स होगा और उसको करना पड़ेगा और वो उसके सालाना मतलब एसीआर में मतलब उसको दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अच्छी पहल की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को यह टिप्पणी की कि सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों की मनमानी व्याख्या करके किसी कर्मचारी को पे कमीशन के फायदों से वंचित करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस HVN भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। यह पहला उन याचिकाकर्ताओं से जुड़ा था जिन्होंने शुरू में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में जूनियर इंजीनियरिंग कैडर में नौकरी शुरू की थी। बाद में कैडर के विलय के बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के नौर पर नया पदनाम मिल गया था। लेवल 8 पर 8,400 के ग्रेड पे के साथ 4 साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद वे 7वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार लेवल 9 ग्रेड पे नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU के लिए पात्र हो गए। हालांकि सरकार ने यह कहते हुए उन्हें फायदे से वंचित कर दिया कि NFU लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट लेवल 8 पर हुई थी, जबकि ये कमीशन ने न तो ऐसी कोई पाबंदी लगाई थी और न ही यह अनिवार्य था कि ये लाभ केवल सीधी भर्ती तक ही सीमित मिले। कहने का मतलब कि ये BRO के कुछ इंजीनियरों ने ये याचिका लगाई थी और कोर्ट ने ये बोला कि आप उनको देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि NFU लाभ इस आधार पर रोकना कि याचिकाकर्ताओं ने 4,800 ग्रेड पे के साथ में सेवा शुरू नहीं की थी। इस तरह 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के संबंधित पैराग्राफ में एंट्री लेवल शुरुआती स्तर की शर्त जोड़ना NFU को लाभ देने के लिए अतिरिक्त शर्त जैसा ही है। कोर्ट ने आगे कहा कि सीधी सादी रीडिंग से ये लगता है कि लेवल 8 में 4 साल की सर्विस पूरी होने का और सीनियरिटी कम उपयोगिता के आधार पर जूनियर इंजीनियर NFU के हकदार है। 4,800 रुपये के एंट्री लेवल जूनियर ग्रेड के ऑप्शन पर जोर देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ये वो फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि ये मनाही सही वजहों से नहीं है, इसलिए हमें अपील के तहत दिए गए आदेश के दखल के कोई कारण नज़र नहीं आता और सिविल अपील खारिज की जाती है। तो जो सिविल अनुसार सिविल अपील खारिज कर दी गई। तो ये कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि कोई ऐसी शर्त लगा के किसी को भी किसी भी लाभ का अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता।